तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ग़यूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। है और इमरान अली की आवाज़ में आपने सुना है वतन प्यारे वतन। सो प्यारे वतन के बासियों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहते हैं और पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम वो खुश नसीब कौम हैं जिनको अल्लाह ताला ने आज़ाद मुल्क दिया, आज़ाद मुल्क में पैदा किया और हमें ये आज़ादी, हमारी जनरेशन, हमसे थोड़े पहले वाले, हमारे बाद वाले, हमें तो अल्लाह ताला ने ये तोहफ़े के तौर पे दे दी। हमने जब आँख खोली, जब सांस ली, तो हम एक आज़ाद मुमलिकत में थे और ता क़यामत हम अपने इस मुल्क को इसी तरह आज़ाद देखना चाहते हैं। हाँ, हम में कमियाँ हैं, हाँ हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, हाँ हमें चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी हमें एक सेंचुरी मुकम्मल नहीं हुई। अभी भी हमारी उम्मीद कायम है। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है, हमारी सोच भी यही है और हमारे बड़ों ने तहरीक पाकिस्तान में भी जो जज्बा दिखाया उसमें यही समझाया, यही सिखाया कि हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए, अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए और अपने जज्बे के तहत अपने मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान मेरी नज़र से कुछ यूँ है कि जब मैं पाकिस्तान को देखती हूँ तो मुझे लगता है ऐसी कोई जगह दुनिया में नहीं है। हम सब ये जानते हैं, हम सब ये मानते हैं कि पाकिस्तान में हर तरह का मौसम है, पाकिस्तान में हर तरह की अल्लाह की नेमत है, पाकिस्तान में फल फ्रूट से लेकर, सब्जियों से लेकर, मौसमों से लेकर, रंगों से लेकर, दरियाओं से लेकर, पहाड़ों से लेकर, जो खूबसूरती आप कह लीजिए, जो कुदरत का मंज़र आप कह लीजिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे मुल्क में मौजूद है। आप हमारे मुल्क के लोगों की बात कर लीजिए, हम में इतने कम वसाइल में इतना सब कुछ कर जाने वाली कौम, डट जाने वाली कौम, एक दूसरे के साथ खड़ी होने वाली कौम, यही वो कौम है जो 1965 की जंग हो या कोई मसला हो, 2005 में ज़लज़ला आए या उसके बाद सैलाब की सूरत हाल हो या हमारी कोई भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जो हमने देखा, टारगेट किलिंग से भी हम गुजरे, न जाने क्या क्या हमारे वतन के बासियों ने देखा, लेकिन क्या एक बात थी, रेजिलियंस, क्या एक बात थी कि हम सब डटकर खड़े थे और उसी तरह खड़े और खड़े रहेंगे। लेकिन ज़रूरत हमें किस चीज़ की है, ये हमें सोचना है। यही आज हम अपनी डिस्कशन में मौजू भी बनाएंगे। लेकिन बात वही है, दुनिया में किसी भी गोशे में चले जाएं, किसी भी हिस्से में चले जाएं, 10 दिन, 15 दिन, महीना, चलें 6 महीने, साल, वतन की याद ज़रूर आती है। जो घर जहाँ है उसके पड़ोस में कौन रहता है, कौन क्या कहता था, स्कूल में बच्चे किस तरह वक्त गुजारते थे, टीचर की डांट डपट कैसी होती थी, घर में अम्मी की आवाज़ कैसी आती है, बाहर सब्ज़ी वाले की आवाज़ कैसी आती है, ये तमाम वो चीज़ें जो छोटी छोटी हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ना ईदें वैसी हैं, ना शबरात वैसी है, ना आज़ादी वैसी है, ना ये अयाम वैसे हैं। तो हम सब खुशनसीब हैं कि 75 साल हमारे इस मुल्क को आज़ाद हुए हैं और दुआ यही, इस दुआ के साथ बाकायदा आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। एक ब्रेक, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, और आप सबको एक बार फिर
यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जश्न हम यूं ही मनाते रहें, यही हमारी दुआ है। ये आज़ादी हम मनाते रहें और इसकी कदर करें, और जो हमारे यहाँ मसाइल हैं इन मसाइल से हम निकल सकें और हम भी उस राह पर अपने आप को देख सकें जिस राह पर हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे ममालिक को देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या हमारा मुक़द्दर भी कभी ये राहें बनेगी, क्या हमारा मुक़द्दर भी इतना शानदार और चमकदार होगा, अल्लाह करे। सो आज हमारे स्टूडियो में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने तौर से बहुत कोशिश की कि जो वो कर सकें वो करें। हम कहते हैं हमेशा कि जी ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, मैं अकेला क्या करूं, लेकिन आज के प्रोग्राम में वो लोग मौजूद हैं जिन्हें जहां मौका मिला थोड़ा बहुत जो कुछ भी किया, मगर उन्होंने अपना काम किया, अपनी लेगेसी को चलाया, लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए मेहनत की। हमारे साथ आप सब जानते हैं सबसे पहले तो हमारे सिंगर मौजूद ही हैं इमरान अली, लेकिन उनके साथ अब हमें ज्वाइन किया है फैसल ईदी साहब ने। एंड ऑब्वियसली ईदी साहब या ईदी फैमिली या ये नाम जब आता है तो इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। ये फ्रेज़ आप ही के लिए बना है कि जब बात होती है बिल्किस ईदी साहिबा की बात हो, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात हो और इस फैमिली की बात हो और जिस लेगेसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, इसके लिए हम तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और खुशनसीब समझते हैं अपने आप को कि हम इस फैमिली को जानते हैं और यहाँ आँख खोलने वाले ये तमाम लोग हमदर्दी रखते हैं, दर्द रखते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और आज के दिन हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब को याद करेंगे क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं, अभी प्रोग्राम से पहले भी वो काफ़ी यादें उनकी ताज़ा कर रहे थे। हमारे अगले मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड AS नासिर साहब। जैसे कि आपको पता चल गया फ़ौज से इनका ताल्लुक़ है, 1965 की वॉर में भी इन्होंने सर्व किया और अभी कुछ देर पहले मैं इनसे पूछ रही थी, इन्होंने कहा कि तमग़ाए सितारा इम्तियाज़ इनको रिसीव हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा इनको शर्फ ये लगता है कि इनकी मुलाकात अब्दुल सत्तार ईदी साहब से हुई है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिज़म का बड़ा नाम, और जब बात करते हैं तो उस बात में रेटिंग आ जाए तो आ जाए, लेकिन उनका मकसद रेटिंग नहीं होता, उनका मकसद जर्नलिज़म ही होता है, फैक्ट्स ही होता है, रिपोर्टिंग ही होता है। और जहाँ कहीं भी रहे हैं उनके साथ उनकी नेक नामी रही है, उनके साथ उनकी मस्बत सोच रही है, उनके साथ जो एक एसेंस होता है जर्नलिज्म का वो रहा है। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप सब ने अपनी अपनी फील्ड में और अपनी अपनी जगह पे यौम आज़ादी मनाते रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो जो जश्न मनाया जाता रहा उसको अपने तरीके से आप बताएं कि आपको कौन कौन से ऐसे दिन याद हैं। 75 साल हो गए हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मौके? हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। जश्न आज़ादी का दिन है और जो है वो प्लेटिनियम जुबली है पाकिस्तान की 75वीं। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को जो है जश्न आज़ादी मुबारकबाद देते हैं और इंतहाई खुशी का दिन है हम सब के लिए, और उसको हमें जो है वो नहायती अकीदत से बनाना चाहिए। और बचपन से आप कैसे मनाते हैं ये अपने वालिदैन के साथ? पिछले 25 साल 30 साल के करीब जो है हो चुके हैं हम जश्न आज़ादी। आज का दिन जो है ईदी विलेज में हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें सारे कराची के जितने भी ईदी होम्स होते हैं, इसमें बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो सब जो है वो ईदी विलेज में आते हैं। वहाँ पे जश्न होता है हमारा, एक स्टेज होता है जिसमें वो सारे टेबलों वगैरह पेश करते हैं, मिली नगमे गाते हैं। और इसी तरह आज भी जो है ये प्रोग्राम होगा हमारा, और मिली नगमों का जो है वो टेबलो वगैरह जो होता है ये पेश करते हैं और सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं जी। अच्छा, कोई अपना याद है आपको बचपन की कोई ख़ास, आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे? अभी तो जैसे सारे होम्स के बच्चे, ईदी होम्स के बच्चे और बाकी सब इसमें होंगे, जब आप छोटे थे आप पार्टिसिपेट करते थे? बिल्कुल। ईदी साहब के साथ जब उस वक्त जो है वो ईदी सेंटर कोरंगी हुआ करता था, ईदी विलेज नहीं था, तो ईदी विलेज कोरंगी में जो है वो 14 अगस्त बनती थी, तो वहाँ पे मैं जब छोटा था 10 साल 9-10 साल 11 साल तो मैं वहाँ जाता था। फिर अब जो है वो ईदी विलेज में बन रहा है पिछले 30 सालों से, तो अब वहाँ पर जो है वो हम ये मनाते हैं, वहाँ मनाते हैं जी। आप भी कुछ कह रहे थे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से तो असल में 1947 जो है उसके लिए मेरे लिए ख़ास तौर पे बड़ी अहमियत है। वो यूँ ये चीज़ें मुझे याद हैं और सरसरी याद नहीं हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें तो शायद
बीच में तो गायब हो गई। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें याद हैं कि पाकिस्तान बनाने में मेरा या मेरे पेरेंट्स का क्या हाथ था। तो पहले मैं अपने में बताना चाहता हूँ कि मैं 7वीं जमात में अलीगढ़ में पढ़ता था। अच्छा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कूल में जब पाकिस्तान बना 7वीं में था। तो 2-3 दिन पहले अचानक ही मैं अवेकनिंग हुई कि हमारे हॉस्टल में 50% बच्चे जो थे अंग्रेज़ी बोलने वाले थे, अफ्रीका के थे। तो उसमें एक कैंडिडेट इशरत हुसैन जो था वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, इब्राहिम लिंकन से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट देना चाहते हैं तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। हमने कहा सब हमको वोट देते हैं। तो इशरत साहब प्रेसिडेंट बन गए। फिर उसी दिन 14 अगस्त को फुटबॉल उन्होंने मैच कराया। 8वीं 9वीं के जमात के बच्चे एक तरफ से, 7वीं 8वीं के बच्चे एक तरफ से, जिसमें मैं और मेरा भाई एक टीम में थे। तो हम पता नहीं मैं वेदर आई वाज फिट इनफ फॉर व्हाट, वो गेम शुरू हुई तो 2 गोल मैंने कर दिए। तो पाकिस्तान पे मैंने बनाया। सबने बड़े नारे लगाए कि मैं हम में पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसकी तो बड़ी तवील कहानी है और हर चीज़ हर लम्हे का एक अपना उसके मेरे लिए अहमियत है। उधर मेरे वालिदैन वो अरसा बाद जब पाकिस्तान बनने के बाद मेरे वालिदैन जो थे वो शिमला के पास एक जगह है कंटोनमेंट, उसका नाम था सपाटू, स्मॉल कंटोनमेंट। उस कंटोनमेंट में तकरीबन 1000 फौजी थे और 1000 में तकरीबन 900 मुसलमान थे। तो अंग्रेज़ का जो कंटोनमेंट का इंचार्ज था उसका नाम था कर्नल किंगस्टन। तो किंगस्टन ने मेरे वालिद को और बाकी अफसरों को बुलाया कि 14th of August is coming, Pakistan is going to be independent on the 14th of August, all the troops are going to be assembled in this ground। तो आप लोग जो हैं पाकिस्तान के फ्लैग को सब लोग सलूट करेंगे। तो सबसे इंडिकेटिंग लेगी। और 15 तारीख को हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंस मिल रहा है। तो उसमें मेरे वालिद का नाम था खैरुल्लाह। यू आर गोइंग टू फॉल दीज पीपल इन एंड यू गिव इट थ्रू टू द इंडियन फ्लैग। सब चुप कर गए। उसके बाद 14 अगस्त आया, सब ने पाकिस्तान के सलूट के उसको फ्लैग को सलूट किया। अब फ्लैग भी पता नहीं किस फ्लैग था ये नहीं किस क्या थी सी। और जब 15 तारीख आई तो हमारे जवानों जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि साहब हमने सलूट नहीं करना। तो मैंने कहा मैंने भी सलूट नहीं करना, हम वहाँ पर जाएंगे ही नहीं। तो पूरे के जो पूरे ट्रुप्स वहाँ पर करीब करीब थे तैयार के इनको इनकार करें, लेकिन किंगस्टन का जो पता लगा कि खैरुल्लाह शरीफ ने इनसे ट्रुप से कह दिया कि आपने सलूट नहीं करना है। तो हिंदू वहाँ के अफसर थे, उन्होंने कहा कि इस खैरुल्लाह शरीफ को हमने ठीक करना है। जब ये ख़त्म हो गया फंक्शन तो किंगस्टन ने फिर मेरे वालिद को कहा कि दीज पीपल आर गोइंग टू किल यू, द क्विकर यू गेट आउट फ्राम हेयर द बेटर। उन्होंने किसी से इंस्ट्रक्शन दी। जरा मेरे वालिद घर आए, मेरी माँ जो थी उनको बताया ये है, सब रोना धोना होगा, उसका मैं विटनेस नहीं हूँ। तो सामान इकट्ठा किया। रात को 2 ट्रक आए, एक में एडवांस पार्टी थी जिसमें 5-6 जवान थे, एक में इनका अपना सामान था। मेरी फैमिली के जो 3-4 बहनें थी इनको लेकर रातों रात वहाँ से निकल गए। और बड़ा लंबा रास्ता था वहाँ से धर्मपुरा, पहले एक आता है रेलवे स्टेशन, वहाँ से रोड नीचे टर्न करती है कालका एक स्टेशन जिसको अब आजकल वो नाम उनका कैपिटल है सही चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ कालका से फिर अम्बाला से देयर बी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर यू टू गो टू पाकिस्तान। और ये बीच में बलून्स की आवाज़ भी आती रहेगी तो to उसके give बाद flavor। उसके बाद वो रात को निकल गए वहाँ से। और मेरी वालिद तो बड़ी पर्दा नशीन थी, साड़ी पहनती थी, एक आध चप्पल पहनी, मेरी बहनों ने चप्पल पहने, कुछ चंद एक जेवर थे वहाँ रख लिया, कुरान शरीफ बाएं हाथ दाएं हाथ में रख लिया, सामान कोई नहीं था। वहाँ से फिर ट्रक में निकल गए। रास्ते में जितने ट्रक से बारिशों का मौसम था, ये ऐसे जैसे अगस्त का है, ह्यूज रेन से कमिंग, और वो इतना हिल टॉरेंट पर कमिंग सो फास्ट डाउन द ट्रक्स हैड टू बी अबैंडन। ट्रक्स को वहाँ छोड़ा। उसके बाद मेरे वालिद कहा कि हम यहाँ ठहरेंगे तो पीछे से हमें शायद वो पकड़ लें। तो फिर वो नंगे पाँव लेकर अंदर चलते गए। 1 नाला आया, 2 नाला आया। जब 5-6 नाले गुजर गए तो उसके बाद मेरी माँ के पाँव में एक पाँव का जूता था, दूसरा पाँव नंगा था, कोई बुरका नहीं था। एक हाथ में एक बेटी पकड़ी हुई है, कुरान शरीफ पकड़ा हुआ है, मेरे वालिद ने शायद कुरान शरीफ सर पे उठाया हुआ है। तो इस हालत के अंदर पहुँचे अम्बाला। और जब आगे पीछे से कहीं सुनाई दिया कुछ का ख़तरा कि कोई शायद इनका ताक़ुब कर रहा है, तो मेरे वालिद के पास गन थी 12 बोर की, वो BS से थी, उन्होंने ख़रीदी शिकार के लिए। तो किसी पत्थर के पीछे बैठ जाते कि कोई आएगा
तो कम से कम अपने दिफा में फायर करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से तकरीबन को 12 घंटे का सफ़र हुआ, 2 घंटे का सफ़र था। चंडीगढ़ से शायद 1 घंटा अम्बाला है और धर्मपुरा से 1 घंटा का कालका था। कालका एक बहुत बड़ा जंक्शन था वहाँ पर जी। फिर वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर फिर वहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। अम्बाला में काफ़ी किलिंग्स वहाँ पर हो रही थी अम्बाला में। तो देन दे कॉट अ ट्रेन, देन दे केम टू पाकिस्तान, हियर ए कैंप वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज़ के बाद की स्टोरी जो है वो हम थोड़ी देर में सुनते हैं और मज़हर साहब जो हैं उनसे भी जानते हैं कि आज के दिन के क्या जज्बात हैं। वैसे ही आपने जिस तरह से हमें बताया, मेरे ख्याल में हिस्ट्री की किताबों में भी कभी कभी हमें उस तरह चीज़ें पता नहीं चलती जिस तरह आंखों देखा हाल बताया। मज़हर साहब, आपकी ज़ाहिर है हर इंसान की एक वाबस्तगी होती है, इस दिन से भी है, आज़ादी से भी है, पाकिस्तान से भी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो ख़ानदान था वो आज भी मुनक़सिम है। आज भी मेरी आधी फैमिली जो है, हमारी आधी फैमिली इंडिया में ही है, आधी फैमिली इधर है। मेरे मामू इंडिया में थे, अब डेथ हो गई उनकी। मेरी खाला इंडिया में, बड़ी वाली खाला इंडिया में रही। हमारे बहुत से कज़न्स जो मेरे ही प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो उधर ही हैं, उसमें हैं। So it runs in the family. It runs in the family. It runs in the family. मेरे मामू भी जो है वो ड्रामा राइटर्स थे, वो थे। मेरे वालिद जब आए पाकिस्तान, ज़ाहिर है हमने जो कहानियाँ सुनी हैं उसमें बहुत सी आज भी अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, आज भी अनसंग हीरोज़ हैं। बदकिस्मती से हमारी किताबों में वो कहानियाँ मौजूद नहीं हैं क्योंकि लिखने वाले नहीं रहे। और हम अपने बच्चों को बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ें पढ़ाते हैं। हम असल तारीख़ पढ़ाते ही नहीं, हम तारीख़ वो पढ़ाते हैं जो अपने मतलब की तारीख़ होती है। हर जगह यही होता है। तो मुझे नहीं पता उस ज़माने में मीडिया 47 में मीडिया किस तरह रिपोर्ट कर रहा होगा उस वक्त की। ये मुझे ज़ाहिर है किताबों में ही हमें पढ़ा कि जब 38 में डॉन अखबार जो था वो वीकली से न्यूज़पेपर डेली में तब्दील होने का वक्त आया, तो कायदे आज़म ने एक एंग्लो इंडियन था पोर्टन जोसेफ जी, उसको उसका एडिटर मुकर्रर किया। तो बहुत से लोगों में ये और अच्छा वो उसका रुझान कांग्रेसी था जो पोर्टन जोसेफ था, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था। तो बहुत से लोगों ने कायदे आज़म से ये कहा कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान की तहरीक जो है वो चलने वाली है और ज़ाहिर अभी 1940 नहीं आया था, तो आपने इसको क्यों रखा है आपने एडिटर? तो उन्होंने कहा इसलिए रखा कि वो हर वक्त अपने जेब में एक रेजिग्नेशन लेके घूमता है और उसने भारत के कोई 38 अखबारात को एडिट किया है। राइट। तो इसलिए मुझे उसकी प्रोफेशनल कैपेसिटी का वो है, इल्म है। कायदे आज़म ने बेसिकली पाकिस्तान बनने के बाद जो एडिटर का इंस्टीट्यूशन था वो कायदे आज़म ने एस्टैब्लिश किया था एंड ही नेवर इंटरफेयर। उनका वही यही था कि उन्होंने कभी भी एडिटोरियल पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं किया। मेरे वालिद का ताल्लुक़ एजुकेशन से था। वो जब पाकिस्तान बनने के बाद आए तो उन्होंने पहले ठट्टा में एक स्कूल में नौकरी की, उसके बाद हैदराबाद वो गए, हैदराबाद में उन्होंने जॉब की, फिर हैदराबाद में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके सिटी कॉलेज हैदराबाद की बुनियाद रखी। और उसकी स्पिरिट ये थी कि उस वक्त शाम के लिए लोग जो दोस्तों में बैठे तो उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा कि जो लोग बहुत से लड़के सुबह जो है वो जॉब करते हैं उनके लिए शाम का कोई कॉलेज नहीं है, सही। वो अपनी तालीम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो बुनियाद बनी सिटी कॉलेज की। फिर उसने हज़ारों तालिब इल्म पैदा किए, डॉक्टर इशरत हुसैन, डॉक्टर मुबारक अली, ये सब वहाँ की पैदावार सिटी कॉलेज के। उन्होंने किताबों में जिक्र भी किया है हमारे वालिद का कि वो उनसे एक अच्छा। फिर उन्होंने शेर व शायरी का, इल्म अदब का शौक़ था, तो हैदराबाद में आलमी मुशायरों की बुनियाद हैदराबाद में रखी। तो हैदराबाद एक पूरा एक इल्म व आगही का गहवारा था। हैदराबाद बहुत ही कल्चरली बड़ा रिच शहर रहा है। उसमें हम जब स्कूल गए तो मैं ये 14 अगस्त जब हुआ करती थी तो मैं क्योंकि स्पोर्ट्स में भी था, जो है वो उसमें सिंगिंग वगैरह में भी रहा, ये सब कुछ उसमें। तो वो 14 अगस्त को ज़ाहिर है जो
छुट्टी तो नहीं होती थी 14 अगस्त के दिन। 14 अगस्त के पहली दिन छुट्टी, जी, स्कूलों बिल्कुल, स्कूलों में बाकायदा प्रोग्राम्स हुआ करते थे स्कूलों में उसमें। और बेसिकली 14 अगस्त की स्पिरिट भी ये होनी चाहिए कि उस दिन पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। उस दिन तो आपने ज़्यादा काम करना होता है। लेकिन हमारी वो पूरी जो तब्दील हो गई सारी। मैं जब पैदा हुआ तो बदकिस्मती से अब बहुत से लोगों से मैं कहता हूँ जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा 58 पहला मार्शल लॉ जब लगा, मेरी पैदाइश जो है जुलाई सही 58 उसमें, उसके अक्टूबर में मार्शल लॉ लगा था। हमने जिस पाकिस्तान को देखा वो उसने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमने एक डायरेक्शन लेस पाकिस्तान देखा उसमें। लेकिन ये कि अगर आप एक चीज़ अपने लेकिन इर्द गिर्द पोटेंशियल देखा आपने? नहीं, पोटेंशियल तो देखिए, पोटेंशियल तो आप क्या, हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा रहा कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया। राइट। हमारे यहाँ पहले भी कोई वो नहीं था, हमारे यहाँ फिर मैं यहाँ कते कलामी की माफ़ी चाहूँगी, ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं आप लोगों की बात भी कंटिन्यू करेंगे और आपसे एक सवाल छोड़े जा रही हूँ जो ब्रेक के बाद आपने बताना है, क्योंकि ईदी साहब के हवाले से जब भी कोई बात करता है वो इतने अल्फाज इस्तेमाल करता है, इतनी मोहब्बत से बात करता है, जज्बात उमड़ उमड़ के चेहरे पर आते हैं, आंखों में आते हैं। आपके तो वो वालिद थे, आप तो उनको सुबह शाम देखते थे। आपकी नज़र से अगर ईदी साहब को देखा जाए और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, मैं चाहूँगी कि वो आज आप ज़रूर एक्सप्रेस करें इस ब्रेक के बाद। जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी, आज का दिन आप सबको मुबारक हो। हम अपनी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने फैसल ईदी साहब से ईदी साहब के बारे में सवाल किया था, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के हवाले से। जी, ईदी साहब पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और हमेशा जब भी 14 अगस्त आती थी तो वो सारा प्रोग्राम भी विलेज वाला जो था वो खुद ही वहाँ पे जाते और उसमें पार्टिसिपेट करते। इसके अलावा दुनिया भर में कहीं पे भी जाते ना तो पाकिस्तान का नाम अपने साथ ज़रूर लिखा हुआ होता था। इनका एक बैग होता था अपने कपड़े के रंग का काला, तो उसमें ईदी और पाकिस्तान वाज़े तौर पे लिखा होता था। अच्छा। तो पाकिस्तान से हमेशा उन्होंने मोहब्बत की और हमेशा सादगी से रहे। और उस वक्त आज हम जो है वो हमारे मिनिस्टर्स कहते हैं कि चाय नहीं पियो, तो ईदी साहब आज से 30-35 साल पहले से ही कहते थे कि हमें चाय की फ़जूल खर्ची, सिगरेट की फ़जूल खर्ची ख़त्म करनी चाहिए और ये पैसा हमें अपनी वेल बीइंग पे, अपनी वेलफेयर पे, अपने बच्चों की खुशहाली पे लगाना चाहिए। और आज वही बातें जो हैं, आज जो है वो माशी बदहाली से हम पाकिस्तान गुजर रहे हैं, तो सारे गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो यही बात कर रहे हैं। ईदी साहब आज से 30-35 साल से कहते थे और हमें जो है वो सादगी अपनानी चाहिए। और ईदी साहब हमेशा से कहते थे कि पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो सादगी में ही आ सकती है और सादगी, सच्चाई, मेहनत और वक्त की पाबंदी, ये 4 असूल जो हैं इनके बुनियादी असूल थे और हमेशा इसको जो है वो ये लोगों आप को लोगों की बताते ट्रेनिंग थे। का भी हिस्सा रहा, आपकी ट्रेनिंग का? जी बिल्कुल, तो उनके साथ ही रहते थे हम। तो मैं तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया था 1989 में। मुझे मेरी मम्मी ने जो है ईदी साहब से लड़के अमेरिका में एक फैमिली थी उसके पास मुझे भेज दिया था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे कराची के और ईदी साहब के जो है वो सियासी बयान मुखालफत में आते थे कुछ पार्टियों के, जो कि पाकिस्तान कराची के अंदर बहुत ज़्यादा असर रसूख रखती थी। तो मम्मी इनसे हमेशा लड़ती थी कि आपकी लड़ाई का जो है वो इनको नुकसान ना पहुँचे। तो खैर मुझे भेज दिया, लेकिन मेरा दिल हमेशा जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा रहा। 2-3 साल गुजारने के बाद मैं हमेशा जब भी ईदी साहब से फ़ोन पे बात होती है, ईदी साहब को मैं कहता ईदी साहब मुझे पाकिस्तान आना है, तो ईदी साहब कहते आ जाओ। तो एक दिन मैंने जब सब छोड़ छाड़ के वापस पाकिस्तान आ गया और वो दिन है और आज का दिन है। ईदी साहब के साथ जो है वो हमने वक्त गुजारा, उनसे बहुत कुछ सीखा और कितनी बड़ी मतलब बहुत सारी इमरजेंसियों में गए, बहुत सारे इवेंट्स जो है वो अटेंड किए। सादगी की ये मिसाल है कि प्रेसिडेंट बुश पाकिस्तान आ रहे थे मुशर्रफ के दौर में, तो उनके वेलकम के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे पार्लियामेंट से, तो ईदी साहब को भी जो है वो बुलाया गया। तो ईदी साहब चूँकि इस कपड़ों में थे तो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स ने उनको इजाज़त नहीं दी। फिर मुशर्रफ से इजाज़त ली गई कि इन कपड़ों में हम प्रेसिडेंट बुश को वेलकम करेंगे, तो उन्होंने कहा भले इसी कपड़ों में रहें। तो फिर ईदी साहब ने वेलकम किया
और अपने जो है वो बुक भी जो है वो प्रेजेंट की। अच्छा। ईदी साहब की जो सुहाने हयात की जो किताब थी वो उन्होंने अपने प्रेसिडेंट बुश बारे को। में ईदी साहब क्या फील करते थे? जैसे इतना कुछ उन्होंने किया, दुनिया उनको जानती थी, पाकिस्तान में इतनी इज्जत मिलती थी, अपने बारे में क्या उनको लगता था कि मैं वाकई इतना सब कुछ कर चुका हूँ, इतना वो सब तो अपने करा? आप को फ़कीर कहते थे कि मैं एक मलंग हूँ, फ़कीर हूँ, और जो कुछ भी है ये सब अल्लाह का दिया हुआ है, और अल्लाह ने ही जो है वो मुझसे इतना काम लिया है, ना तो मेरी इतनी हैसियत नहीं। ये बातें हमारी कंटिन्यूड रहेंगी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इमरान अली पे पड़ी, उन्होंने सोचा कि मेरे भी जज्बात के बारे में कोई पूछ ले, मुझे भी कोई मौका दे। गाना सुनेंगे आप लोग इनसे? नहीं सुनेंगे। मिली नगमा अब हम सुनते हैं, और अपने जज्बात का इजहार जो मुल्क के हवाले से है वो इसी गाने के थ्रू पहुंच जाना चाहिए सब तक। जी दिल दौलत अरमान हो मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जाना, आंधी आए या बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। दिल दौलत अरमान ओ मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जाना, आंधी आए या बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। गलियां चौबारे तेरे, जगदे नजारे तेरे, चानने तेरा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल न लगे, तेरे बिना दिल न लगे, ओ दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल न लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल न लगे पाकिस्तान। क्या बात है जी, तेरे बिना दिल ना लगे। और बात यही है कि बात है भी शायद ऐसी कि जब दुनिया भर में इंसान जाता है और 15-20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करते हैं और फिर वतन की याद आने लगती है। आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है जिसमें हम आपको सब्सक्राइब कर सकें? इमरान अली ऑफिशियल के नाम से मेरा पेज है। चलें। सही। और बल्कि आपके यहाँ भी आके बच्चों को जी, ये हमारे सिखाते बच्चों के हैं। टीचर हैं, तो सिंगिंग में, म्यूजिक में आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं हमारे बच्चों को? कीबोर्ड्स, गिटार्स, बेस गिटार, ड्रम्स। अभी हमने बैंड बना लिया, बड़ा जबरदस्त। और मज़े की बात है हम इनको पे भी नहीं करते। अच्छा। हाँ, और इनकी जो है वो सारी सैलरी आती है आर्ट्स काउंसिल की तरफ से। क्या नाम है? अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब जी, वाह क्या बात है अहमद शाह। जी। अहमद शाह साहब को तो हम सभी जानते हैं और किसी ना किसी तरीके से उनसे वाबस्तगी और बड़ा काम कर रहे हैं। खैर वो आर्ट्स काउंसिल। अहमद शाह, मैं और वसतुल्ला खान, ये तीन यूनिवर्सिटी में हमारी कोई 40 साल पुरानी दोस्ती ओह यस। 40 साल हो रही है बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन मैं ईदी साहब, अभी फैसल ज़ाहिर है बता रहे थे, ईदी साहब, मैंने जर्नलिज्म में 40 साल गुजारे हैं, तो ईदी साहब से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रही। ईदी साहब से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते थे, तो बहुत से जो फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह आते थे, हम खुसूसी तौर पे ईदी साहब से उनके मुख्तलिफ सेंटर्स वगैरह में इस तरह की गोलियों की आवाज़ों में जो वो ले जाते थे। उनका कमाल ये था कि उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आती। आप टेंस हो जाते हैं काम करते करते, हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, वो होती है। मैंने कभी उनके चेहरे पे वो नहीं। और यानी जो वही बात है कि जो बॉडीज़ उनके अपने ख़ानदान के लोग उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, वो ईदी साहब उठाते थे, उनको रखते थे। मैंने जली देखे, सबसे जो खौफनाक मौत होती है वो पानी की और आग की। और जली हुई लाशों को वो जिस तरीके से जो है वो जमा करके बॉडी पार्ट्स वगैरह, वो तो ये हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सदर बॉम्ब ब्लास्ट जो बोरी बाजार में हुआ था 87 में, हमने जाके देखा जगह जगह लाशें बिखरी पड़ी हुई, बार्बर शॉप्स वगैरह इसमें। तो कराची में तो हमने बहुत ज़्यादा किलिंग्स देखी हैं ना इस तरह की। ईदी साहब कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ वो कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं। जो पाकिस्तान जो एक देखिए 75 साल किसी भी कौम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नहीं होता।
कई कई 100 साल बाद कौमें बिल्कुल, उभर के बिल्कुल। निकलती हैं, वो निकलती हैं आज यूरोप का रेनेसांस अगर देखा जाए वो- कितनी वही मैंने कहा सेंचुरीज कि पे वो इसलिए जी। नाउम्मीदी नहीं होती। बस सिर्फ ये है कि हाँ कोई डायरेक्शन आपको मिले, कोई नौजवानों को डायरेक्शन मिले। डायरेक्शन मिलती है एजुकेशन से। जी बेशक। एजुकेशन में अगर आप डंडी मारेंगे, अगर आप अपने बच्चों को सही तारीख नहीं पढ़ाएंगे, आप अपने सिलेबस में आर्टिफिशियल चीज़ें डालेंगे, ये जो अब हमारी बदकिस्मती से अब अनफॉर्चुनेटली है जी। कि अब हम सिलेबस में ये पढ़ा रहे हैं कि डिक्टेटरशिप्स के भी फायदे होते हैं। तो आप ये चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप उनको डायरेक्शन क्या दे रहे हैं? तो हमने बेसिकली देखिए, इजराइल छोटा सा मुल्क है, जो भी नाजायज स्टेट है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है? आप अगर उनकी स्ट्रेंथ देखें तो उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी पे अपने लोगों को की तवज्जो दी है। जितनी दुनिया भर की मल्टीनेशनल्स आप उठा लें, उसमें आपको जूस नजर आएंगे उन्होंने। तो आपने देखना ये कि आपने एक इकोनॉमिक पावर बनना है। जी। पहले हमने एटम बम बनाया अपनी हिफाजत के लिए, आज हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमारी जो बहुत से लोग हमें इंस्पिरेशन देते हैं। मैंने जिस तरह ईदी साहब को देखा, उसी तरह डॉक्टर अदीब रिजवी को देखा मैंने। एक बिल्कुल मलंग है, जी, मुझे याद है बेलौस। कि ये यहाँ शायद प्रिंस सिनेमा के पीछे उनकी क्लिनिक होती थी। जब उन्होंने SIUT बनाया तो उसमें काम करने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स बंद कर दी, पूरा फुल टाइम। जी। और उन्होंने अपने ही जैसे बहुत से प्रोफेसर्स खड़े कर दिए। और पूरा एक सिस्टम बना दिया। ये नहीं है कि एक शख्स पे मैंने एक मरतबा डिपेंडेंसी है। देखा ईदी साहब, क्योंकि ईदी साहब अगेन हमारे जो वालिद थे उनको बहुत ज़्यादा वो करते थे और उनके शागिर्दों में से भी रहे थे। ईदी साहब को भी मैंने देखा। देखें, ये एक आदमी की कैरेक्टर का कहाँ होता है। वो ईदी साहब को SIUT में उन्होंने काफ़ी अरसे रखा, लेकिन जब ईदी साहब से कोई VVIP मिलने आता था तो ईदी साहब को वो वापस उनके सेंटर ले जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये तासुर मिले कि मैं ईदी साहब को SIUT इसलिए लाया हूँ कि यहाँ VVIPs आए। और मैंने अपने हाथ, एक मरतबा मैं अदीब साहब के साथ जा रहा था तो मैंने देखा कि वो उनके वार्ड के इर्द गिर्द कहीं कुछ कचरा पड़ा था, तो उन्होंने खुद हाथ से उठा के उसको, हालांकि वो खड़ा हुआ था जी। उसमें डस्टबिन में डाला। तो मैंने कहा यार अदीब भाई, आपने इससे क्यों नहीं कहा? कहने लगे मैं सिर्फ उसको मैसेज देना चाहता था, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तरीकाकार है और ना। क्या, लेकिन मैं अगर तुम्हारे सामने उसे डांट देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आता। कोई चेंज नहीं आती। लेकिन मैंने खुद ये काम किया ताकि वो आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखें। सही। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया और ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब आपने हमें बताना है कि आप, अभी हम ज़ाहिर है चेंज की बात करते हैं, पाकिस्तान जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, हम सभी चाहते हैं बेहतरी हो। चेंज मुमकिन है हमारे मुल्क में, और कैसे मुमकिन है? मस्बत चेंज, पॉजिटिव चेंज जो तरक्की की राह पर गामजन कर सके। इस बारे में आपसे हम कमेंट लेंगे इस ब्रेक के बाद। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये चाहे गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। हमारा है और हम हैं पासबां इसके।
और बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले जो कि चेंज की, लेकिन उससे पहले आप कुछ और भी कमेंट करना चाहते हैं। कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि जो बातें ज़फ़र अब्बास साहब ने की हैं बहुत उम्दा बातें हैं। मजहर भाइयों अब्बास। का मसला ये है। जफर छोटे उम्दा वाले बात हैं। है। लेकिन ईदी की इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती अनलेस टू पे ट्रिब्यूट टू हिज मदर। बिल्किस ईदी का जो साथ उनके साथ था कि भाई वाज इनक्विजिटिव। जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ईदी से पूछा कि आपकी शादी हुई है? कहना हाँ मेरी शादी हुई है। तो मेरे एक अफसर ने बताया कि इनके यहाँ एक खातून काम करती थी नर्स, जिसका मैं गलत हूँ सही हूँ, ये उनके वजह से उनकी बड़ी मेहनत इनके साथ 24 घंटे इनके खाने का इनका देखने का इंतज़ाम वो करती थी। तो शी वॉज द इंस्पायरिंग पर्सन बिहाइंड दिस मैन। जो थोड़ी कमी रह गई थी ईदी में, जो शायद वो जज्बा में था, लेकिन वो बिल्किस ईदी ने पूरा किया। ये शायद सही हो, लेकिन ये बातें अभी रहा कि लीडरशिप हमारे मुल्क की प्रॉब्लम क्या है, लीडरशिप। जब मेरी आप मुझसे पूछें कि मेरी राय क्या है तो मैं कहूँगा मैं अपनी मिसाल से शुरू करता हूँ। यहाँ लोग दफ्तर में आते ही नहीं हैं, काम कब करेंगे? जब मैं सिंध गवर्नमेंट में आया कुछ अरसे के लिए तो मुझे गवर्नर ने एक इंक्वायरी दी कि बिल्कुल साहब कंप्लीट दिस इंक्वायरी, दिस ऑफिसर इज सच एंड सच। वो इंक्वायरी मैंने शुरू की। मैंने कहा कि व्हाट टाइम डू यू कम टू द ऑफिस? ही लुक्ड एट मी, यस सर, व्हाई? I said, just want to know, because there's an inquiry against you. He said, for 6 months I don't come to the office. And the other 6 months I come at 11 o'clock. तो मुझे बताएं कि हमारी पंक्चुअलिटी किस चीज़ का नाम है? एक आदमी अफसर है, 21 ग्रेड का अफसर, और कहते हैं कि मैं दफ्तर ही नहीं आता। जुमे वाले दिन आते ही नहीं है कि क्यों जी, क्यों नहीं आ रहे? असल में बात ये ब्रिगेडियर साहब आप तो जानते ही हैं कि जी आना बस आना जाना, फिर वो जुमे का दिन तो गुजर ही जाता है। यानी इस पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, सुपीरियर हमारा कोई है ही नहीं। हमारा सुपीरियर की जरूरत ही नहीं है कि अपने सबॉर्डिनेट को बोल सके कि तुमने ये गलती की है। ये हमें अंग्रेज़ों से सीखना चाहिए। इफ़ यू आर लेट, व्हाई यू लेट? अब मैं अपनी बात मैं कर रहा हूँ, फिर मैंने उसी की जो मैं अपने वालिद के ज़माने की चीज़ें सीखी हैं कि मैंने किसी आदमी को लेट आ रहे देखा ही नहीं। एक दफ़ा लेट आएगा, नेक्स्ट टाइम ही इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। आपको एक ही आदमी को निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको किसी को निकालना नहीं पड़ता। सब जानते हैं इसकी इंटेंशन क्या है। मैं दफ्तर में एक जज्बा था, जज्बे के तहत जफर आप इट माइट बी बोरिंग टू यू, मैं मजहर जफर इज अ यंगर ब्रदर। मैं था कि मैंने कहा, लोगों ने कहा कि देखें जी कितनी गंदी रोडें हैं ये हमारे सेक्रेटरी के सामने। तो मैंने कहा कि 2 ट्रक पानी के मंगवाए जाएँ, अब ट्वाइस ए वीक आई विल गेट देम वॉश्ड। तो गेट देम वॉश कह देना, किसी को हुक्म दे देना तो समझ लेना कि हो गया, नहीं। यू हैव टू गेट देम वॉश, मीन्स यू स्टैंड देयर एंड सी इट इज बीइंग वॉश्ड। तो 2 दिन हफ्ते के मैं बुला के वो अल्तमश रोड जो भी है उस रोड को मैं खुद धुलवाता था, दरख्तों को धुलवाता। तो जितने पुलिस वाले सारे इकट्ठे हो जाते थे, ये क्या करें, मैंने खुद ही कहते थे कि देखें जी चिड़ियों की किस्मत जा गई, पत्ते धुल गए। तो आपकी पंक्चुअलिटी इज़ द फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड इज सुपरविजन। डोंट let it give an order and follow it up। और फिर दूसरा है कि बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट। आप उनकी तनख्वाह और ड्यू है पूरे दें। मैंने अब मैं की बात हो रही है ना, तो मैंने अफसरों से कहा कि आप लेट क्यों आते हैं? उन्होंने कहा एक वजह तो ये जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। आई सेड ऑल राइट, आई एम ऑथराइज्ड टू गिव कार्स टू एवरीबॉडी। मजदूर कादिर भी उस ज़माने में मेरे साथ जी जी। तो 20 कारें हमने फ़ौरन डिमांड की, तो कम से कम 20 आदमी आते थे। बाकी कैसे आएंगे? हमने 4 बसें की, पॉइंट बसेस, ताकि बसों से लोग आएँ और वक्त पे पहुँचें, आधा घंटा पहले पहुँचें और जाते वक्त भी घर पहुँच जाए, वरना घर तो लोग पहुँचते ही नहीं हैं। तो these are those things that you have to take decision, be very firm. Firmness you should learn from the Englishman. Then second is नहीं, इंग्लिश से तो हमने और बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन ये सब नहीं सीखा, हार्ड वर्क नहीं सीखा, पंक्चुअलिटी नहीं सीखी। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अंग्रेज हमारा बड़ा फिट था, पहले वो खुद करता था, खुद आपसे समझ एक्सपेक्ट करता था। Everyone had to be very fit. हमारे जब मेरी यूनिट में लोग आते थे बड़े अफसर मिलने के लिए, तो मैं ऐसा करता था, लाइन अप, एवरीवन इज गोइंग टू लाइन अप। जो भी आदमी मोटा होगा वो लाइन में नहीं खड़ा होगा, उसको छुपा दो, बड़े लाने से निकल उसको बाहर, निकालो उसको बाहर। ओनली दोज पीपल हु फिट दे स्टे देयर। तो ये एक ऐसा मैसेज था जिसकी वजह से एवरीवन वाज मेड टू पुट द स्टमक इनसाइड। तो ये चीज़ें हैं जो फिटनेस ऑफ
mind, fitness of body are very, very important thing. Then competition. You have to be very competitive. अभी हम इंडिया की बात कर थे, इंडिया को हम कंडम तो करते हैं. इंडिया ने 10 मेडल दिए गोल्ड, हमने 2 लिए. हमें उस पर हम Commonwealth नॉट रिकनसाइल्ड टू दिस. हमारे पोटेंशियल उनसे कहीं ज़्यादा है. हमारे जो इलाके के लोग हैं वो बड़े तवाना और बड़े अच्छा खूबसूरत लोग हैं. इट जस्ट रिक्वायर कोचिंग. और इसे भी कंपटीशन में आके पता लगता है कि कौन बोल कौन सच्चा है. लड़ाई के बाद तो पता लगेगा कि आज रशिया जीत गया तो आज फलाना हार गया. इट इज़ अ कंपटीशन इन स्पोर्ट्स विच जो इंटरनेशनल लेवल पे जी 1 और 2. स्पोर्ट्स में हमारी बड़ी तवज्जो होनी चाहिए. स्पोर्ट्स ब्रिंग ऑनर टू द डिपार्टमेंट. ये हमारी ऑनर जो है जैसे स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स मैं तो इस पर लिखता भी रहा हूँ कि स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि एक तो वो नेशन को यूनाइट करती है, फिर आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है जी। आपका उसमें. फिर स्पोर्ट्स आपको टॉलरेंस सिखाती है, आपको शिकस्त कबूल करना सिखाती है. कि आप हार गए तो आप बिल्कुल। कबूल करते हैं, Teamwork शिकस्त, आप सिखाती एक्सेप्ट करते हैं उसको. हार जीत का जो कॉन्सेप्ट है अब जमहूरियत का हुस्न भी यही है. वही है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि तो स्पोर्ट्स की जो आप देखें ना कि पाकिस्तान इंडिया में आज आप क्रिकेट शुरू कर दें, आज आप हॉकी कंपटीशन शुरू कर दें, आज स्पोर्ट्स वो शुरू कर दें, आप देखें कि अपनी कौम के साथ जुड़े होते हैं. लेकिन अगर ग्राउंड पे जो मुखालिफ खिलाड़ी है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो उस पर भी क्लैपिंग करते हैं. तो ये बेसिक ये जो स्पिरिट है ना, ये स्पोर्ट्स की स्पिरिट, इसके पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी. तवज्जो नहीं दी. और मुल्कों ने, चाइना ने अब इतना काम करना शुरू कर दिया. हमारा जो, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, हमारा जो सबसे बड़ा डायलेमा रहा और सबसे बड़ा मसला रहा वो इनकॉम्पिटेंस रही. इनकॉम्पिटेंस पीपल जो है एट द टॉप. इस पे हम बात करेंगे क्योंकि हमें एक ब्रेक लेनी है. थैंक यू फैसल ईदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे. इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन जाते जाते कोई वन लाइनर है आप कहना चाहें तो प्लीज़. पाकिस्तान हमारे बहुत ही अजीम मुल्क है, हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए और पाकिस्तान की खुशहाली बेहतरी के लिए जो मुमकिन हो सके हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. बेहतर. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का. थैंक यू सो मच इमरान. आपका भी एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं. ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ. बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां. दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान. 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 दिल 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 से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है. फूल एक लड़ी में पिरोएंगे तो सहरा बनता है, सहरा बनता है. ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान. 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 दिल क्या बात है जी. दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान. और ये कुछ ऐसे नगमे हैं कि जब भी सुनते हैं एक अजीब सी कैफियत तारी होती है. बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर बार सुनते हैं, लेकिन बस ये दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान जैसे ही सुनते हैं एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सी उनसियत और मोहब्बत अपने वतन से और जज्बा उजागर हो जाता है. जो कहा जाता था कि 1965 की वॉर के दौरान भी जो नगमे मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में लोगों ने सुने वो मतलब उनका कोई ऑल्टरनेटिव फिर नहीं आया. हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड एस नासिर साहब मौजूद हैं. महानूर की आवाज़ में आपने ये गाना सुना और अब हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र अब्बास साहब ने.
और जितने भी आज लोग हैं हमारे स्टूडियोज़ में, उनके तारुफ के लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये ज़रूर बताना चाहूँगी, समाजी कारकुन हैं और समाजी रहनुमा हैं और लोगों के लिए जिस तरह काम करते रहे हैं, एक के बाद एक जो फैसिलिटी लाते रहे हैं, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी की, मैंने तो आंखों देखी हैं और जहाँ से इन्होंने शुरुआत की उस वक्त से देख रही हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया आप पे, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया और इतनी हिम्मत और ताकत दी कि आप लोगों के लिए काम करते हैं। आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान आपकी नज़र से आज हम सुनना चाहते हैं आपसे। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है और हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए और बस हमें इस वक्त माशी तंगी ने जकड़ा हुआ है और अल्लाह करे वो वक्त भी आए, अच्छा वक्त आए कि हम इस माशी बदहाली से बाहर निकलें। ज़फ़र साहब, बचपन से बताएं, हमेशा से तो आप सोशल वर्कर नहीं थे ना, हमेशा से तो ऑब्वियसली जेडीसी से मुंसलिक नहीं थे, पहले आपका बचपन भी था और भी ज़िंदगी में गोल्स होंगे, ख्वाब भी होंगे, तो पाकिस्तान से रिलेटेड और पाकिस्तान की मोहब्बत, उनसियत क्या बचपन ही से थी? देखें, पाकिस्तान से तो मोहब्बत बच्चों को, आप जब छोटे होते हैं लाज़मी बात है, आप देख रहे होते हैं चीज़ें, स्कूल में आपके रोज़ाना की बुनियाद पे तराना होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है किसी स्कूल में भी रोज़ाना तराना ना होता हो और पाकिस्तान का झंडा होता है, हर चीज़ होती है। फिर एक दिन आता है, वालिदैन बताते हैं कल आपको जी ये कपड़े पहन के जाने हैं, जी जश्न आज़ादी है, स्कूल में प्रोग्राम होगा, हो सकता है आपने किसी टेबलो में हिस्सा लिया हो सकता है किसी मिली नगमे की टीम में आप हो, फिर आपको पता चलता है कि वाइट कलर क्या है, ग्रीन कलर क्या है, झंडा कहाँ लगाना है, कहाँ पहनना है, कैसा बैज होता है। और वो हमारे टाइम पे तो 1 रुपए की 100 झंडियाँ आती थी। सही बात। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। और वो वक्त हमें याद है कि हम आटे की लई तैयार करके धागों पे रील घर से ले आके और गलियाँ सजाते थे और मसला होता था, मोहल्ले के बाद लोग बोलते थे हमारे नए कलर पे आटे से कौन चिपका के चला गया और बहुत सारे मामला। लेकिन अफसोस के साथ वो अब मामलात नज़र नहीं आ रहे हैं और मैं समझता हूँ इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों के जहन चेंज हो गए, नए आने वाली जनरेशन के, उनके वालिदैन के पास पैसे ही नहीं है। अभी 100 झंडी लेने के लिए किसी का बाप 100 रुपये कहाँ से देगा? मुमकिन ही नहीं 100 झंडी 100 रुपये की मिले। 200-300 रुपये की झंडी है, 300 रुपये में तो एक घर का खाना एक दिन का। तो वो अब गलियां जो हम देखते थे कि हर गली, मैं मान नहीं सकता कि कराची या पाकिस्तान की कोई गली बचती होगी, हर गली सजी होती थी, मुकाबले होते थे, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस कूदती थी कि जिसने सबसे अच्छी गली सजाई होगी लाइटिंग से उसके लिए इनाम है, भाई ये 10,000 रुपये विनिंग है, 20,000 रुपये है, या बच्चों के उस दिन इनाम घर होते थे। अभी मैं समझता हूँ कि सही है, जश्न आज़ादी है, बहुत बड़ी नेमत है। हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में कश्मीर में क्या क्या मजालिम हो रहे हैं, आज़ादी की नेमत क्या है, हम फ़लस्तीन के मसाइल देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज़ादी की नेमत से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन वो जो हमने बनाया जश्न आज़ादी, शायद वो ये जनरेशन नहीं अभी। और ये क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस है जिसकी हाँ, वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस है। मैं इसको उस तरफ तो लेके नहीं जाना चाहूँगा कि ये लिसानी तासुब या फ़िरका वारियत है, वो सही है, तो चलता रहा है हर दौर में। जिस टाइम पे हम बच्चे तो उस वक्त भी यही चल रहा था, ये सब चीज़ें थीं। लेकिन जश्न आज़ादी था, बारिश हो, आंधी आए, तूफ़ान आए, लोग दोबारा सजा रहे हैं, तिबारा सजा रहे हैं, इवेंट्स का होना, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। लेकिन अभी वो सब चीज़ें इतनी नहीं, शायद 5 स्टार होटलों में तकरीबात होती हों, लेकिन जो गली मोहल्ले की सतह पे जश्न आज़ादी मनाया जाता था, गली गली चौकों पे, मोहल्लों पे लोग मीनार बना रहे हैं, लोग क्या कुछ नहीं करते थे, वो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आपको अगर मौका दिया जाए कि जी आप आइडियल यौम आज़ादी मनाएं, वो कैसे मनाएंगे? कम से कम हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लाखों झंडियाँ बच्चों को दें, बोलें लो, लगाओ, पेंटिंग्स बनाओ, तुम जो कुछ करोगे उसके बदले में हमसे इनाम लो, ताकि वो जज्बा पैदा। और कुछ भी नहीं है, हम तुमसे ये थोड़ी बोले तुम जश्न आज़ादी को फला काम कर लो, मुल्क तो आज़ाद है, तुमसे और क्या चाहिए? तुम इतनी सी एज में क्या कर लोगे, तुम 4 साल के बच्चे हो। लेकिन वो कुछ तो करे, वो अपने वालिदैन को दिखाए कि मैंने ये एक डंडे के अंदर एक झंडा लगा के तैयार किया है। कुछ भी देखें, हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क जाते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अगर यूएई की बात करूं, कौन नहीं जानता कि वहाँ पर अगर पहला जहाज़ भी उड़ना सिखाया तो वो हमारे मुल्क की एयरलाइन ने सिखाया, उनको रनवे बना के दिया, हमने बना के दिया, उनका पूरा सिस्टम जो था वो सारा हमारे लोगों ने किया। लेकिन अगर हम वहाँ आज किसी सलून पर भी जाते हैं, बहुत सस्ते सलून पर, बहुत ही जो सबसे कम पैसों वाला सलून हो, उधर भी उसने अपनी दुकान के फुल साइज का झंडा अपने मुल्क का लगाया हुआ होता है। हम किसी टेलर की दुकान पे चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, बेकरी पे चले जाएं, हम किसी दूध वाले की दुकान पे चले जाएं, हमारे यहाँ भी इसकी ज़रूरत है। हम कहते हैं हमारे इदारों में, हमारी कंपनीज़ में जो लोग पाकिस्तान में कमा रहे हैं किसी भी तरह, भाई उनको अपने मुल्क के झंडे से मोहब्बत होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी का झंडे 100 लगाएं, मुल्क का झंडा भी तो लगाएं। और मैं समझता हूँ इस पे काम होने की बहुत ज़रूरत है। और दिखाएं, विजिट कराएं ले जाकर दीगर मुल्कों में कि देखो जो लोग तुम्हारे 20-25 साल बाद आज़ाद हुए, जो जिस वक्त तुम दुनिया की बड़ी एक कौम थे और वो रेगिस्तान थे, वो आज कहाँ पहुँच गए। लेकिन उनकी मोहब्बत देखो अपने मुल्क से, अपने झंडे से। वहाँ पर भी कौमें हैं, वहाँ पर भी नस्लें हैं, फला। वही बात जो आपने शुरू में कही थी कि छुट्टी ना कर दें। जब बच्चे छोटे हुआ करते थे, अभी ये जो स्कूल की बात कर रहे हैं, वाकई उस दिन छुट्टी नहीं होती थी और एक जज्बा बेदार किया जाता था, जो भी है। अब छुट्टियां हो जाती हैं
और वैसे भी लोगों को पता नहीं चलता। इस बार फिर भी मैंने देखा है कि जुम्मे वाले दिन से लोगों ने थोड़ी सी सेलिब्रेशन शुरू की थी। बहरहाल अब ब्रिगेडियर साहब, फ़ौज में क्योंकि कुछ सेलिब्रेशंस तो ऐसी होती हैं जो मंजर आम पर आ जाती, लेकिन जब आप सर्व भी कर रहे थे उस दौरान भी क्या आपके जहाँ रिहाइश होती है या अपने कोई ऐसे अरेंजमेंट्स या अपनी कोई ऐसी फेस्टिविटी होती है? नहीं, 14 अगस्त को फौज में तो पहले परेड हुआ करती थी 14 अगस्त की। और 14 अगस्त पे प्रोग्राम बच्चों के शाम के क्लब में होते थे ऑफिसर्स के लिए। बाकी जो फैमिलीज वाले जवान थे उनकी फैमिलीज के अंदर अपने फंक्शन होते थे, लेकिन बड़ा जज्बा बहुत था। हमें अगर पाकिस्तान किसी ने बना कर दिया है तो अल्लामा इकबाल के गानों ने, गज़लों ने, जो स्कूल में जाने से पहले जो गज़लें उसकी थी उसमें हमेशा हिंदुस्तान हमारा है, फिर पाकिस्तान हमारा बना। हम इसाज़ा की अपनी इज़्ज़त नहीं करते। हम फ़ौरन वी गेट इनटू डिस्प्यूट, बात मैंने की नहीं तो उसने गर्दन पकड़ी। यहाँ मज़हर साहब ने अपना कोई आर्गूमेंट दिया ही नहीं, इनके मुंह बंद करने से पीछे इन पे अटैक हो गए। वी हैव नो पेशेंस, impatient to get into argument with someone who is there in the central figure. अभी मेरा उस्ताद है, मैं पहली जमात में गया कच्ची में, उसका नाम था मास्टर हाशिम दीन, मिर्ज़ा हाशिम दीन। बड़े गरीब आदमी, शायद उनकी 2 रुपये तनख्वाह होगी या 2.5 रुपये होगी। मैं और मेरा भाई जाते थे, मैं कच्ची में बैठता था, ज़मीन पे टाट पे बैठते थे, तो उनको ख़ास तौर पे बच्चों से हमसे दिलचस्पी ज़्यादा थी, तो वो हमारा हाथ पकड़ के अपने घर ले आते। अपनी वाइफ को घर वाली है, इन्होंने खान वास्ते कोई दो, तो भरगवाली जो है वो अपने साथ 2 रोटी के टूटे टुकड़े रात के बचे हुए और थोड़ा सा गुड़ ला के वो दे देती, खाओ। हम भी इतने खुश होते, खाते। उनका सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था मुनव्वर, मिर्ज़ा मुनव्वर। ये बात यहाँ से हट के उस्ताद की इज़्ज़त का ताल्लुक़ है। मैं जब माशाल्लाह में लाहौर में था, सेक्रेटरी था वहाँ मार्शल हेडक्वार्टर में, तो मैंने एक पढ़ा, इकबालियात की चेयर हैज़ बिन गिवन टू मिर्ज़ा मुनव्वर। तो मैंने कहा मिर्ज़ा मुनव्वर नाम तो सुना हुआ है, ये मुनव्वर हाशिम दीन का बेटा तो नहीं है? मैंने अपने पीर से कहा कि मैं इनसे मिलाएं, तो उन्होंने ढूंढ के यूनिवर्सिटी में मिर्ज़ा मुनव्वर साहब ने सुना इनका नाम, मिर्ज़ा मुनव्वर को मिलाएं। मिर्ज़ा मुनव्वर से मेरी बात हुई, मैंने कहा भाईजान क्या हाल है? उसने मेरी ज़ुबान से बात सुनी, भाईजान इतने खुश हुए, कहने लगा तू कितने है? मैं कहा मास्टर हेडक्वार्टर, मैं तेरे पास से गड्डी भेज रहा हूँ, तो गाड़ी में बैठ के मेरे पास आ जाओ। मुनव्वर मेरे पास आया, इतना खुश हुआ। यानी एक उस्ताद तो उस्ताद था ही, उस्ताद का बेटा था। इकबालियात की शेर जो है मिर्ज़ा मुनव्वर के नाम पर है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के, और उनके घर में हम वो सूखी रोटी खाया करते थे। मिर्ज़ा साहब मुझे याद है। यानी इज्जत, एहतराम, मोहब्बत, अकीदत, ये जो हमारे शेरों में थी, यही हमारी तहरीक का हिस्सा थी। एडवाइस ये थी कि सोटी पास रखें, कि उनकी हिदायत का सबसे बड़ा रास्ता ये था, डंडा पास है। कहते बिगड़े था डंडा पीर और डंडा पीर साथ होता था, बच्चे बाकायदगी से। मगर अब ये डंडे की तो बड़ी दूर की बात है। अब तो आप थोड़ी बहुत बात कर लें, जो आप पहले भी मज़हर साहब बात कर रहे थे कि इनकॉम्पिटेंस बहुत है। इनकॉम्पिटेंस जब तक हम फेस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो लेट्स फेस इट, अगर इनकॉम्पिटेंस है भी, तो उस इनकॉम्पिटेंस का जब आप जायज़ा लेते हैं या उस पर एतराज़ थोड़ा बहुत भी करते हैं, तो हमारे यहाँ तो उस पर भी बड़ा शोर मच जाता है। उसमें जो प्रॉब्लम आई है ना कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस, ये फॉर्मूला कभी अडॉप्ट ही नहीं किया गया। अच्छा, उससे होता ये है कि अगर कोई इनकॉम्पिटेंट आदमी टॉप पर आ जाए ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि कॉम्पिटेंट लोग ऊपर आए, इसलिए कि उसकी अपनी जॉब इनसिक्योर हो जाती है। उससे पता है कि उसका जो जूनियर है वो उससे ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो ये एक प्रॉब्लम जो मेरिट का हमारे यहाँ है, ये हमारी मुल्क को अब वो ही कर रहा है ना। अब देखिए, जिस तरह अभी ज़फ़र बात कर रहे थे, पहले होता ये था कि पहले एक मोहल्ला कल्चर हुआ करता था। आज आपको पता नहीं आपके नेबर्स में कौन है, ना आप उसका ख्याल रखते हैं, ना उसकी खुशी और गम में शरीक होते। पहले ऐसा मोहल्ला कल्चर होता था कि कलेक्टिवली चीज़ें की जाती, कलेक्टिवली की जाती। आपको पता होता था कि जी आपका बच्चा बाहर गया है तो वो किस घर में गया होगा, ये तक पता होता था। पहले लोग बच्चों को बाहर जब बच्चे जाते थे तो लोगों को ये परेशानी नहीं होती थी कि वो कब वापस आए।
अब परेशानी ये होती है कि बच्चा कंप्यूटर लेके बैठ गया, मोबाइल लेके बैठ गया, बाहर ना जाए। और हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने हर एज के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। अच्छा, ये गुफ्तगू एक के बाद एक निकल रही है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम बात तो कर रहे हैं आज़ादी की और हमारा माहौल भी ऐसा जश्न सा है, लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे आ जाते हैं, बहुत से हक़ाइक़ ऐसे हैं जिस पे हमें बात करने की ज़रूरत है। और मेरे ख़्याल में आज के दिन तो ख़ास तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि कौमें वही उभर सकती हैं जो अपनी गलतियों को पर्दा ना डालें, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और लोग भी, आज जो हमारे गेस्ट का पैनल है वो भी कुछ इसी तरह से हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना पार्ट प्ले किया, जो उनसे हो सका, जितने लोगों को वो अपने साथ मिला सके, जितना कारवां वो बना सके, और उसके साथ साथ अपने तई जो उनसे पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो कुछ हो सका वो उन्होंने किया, जिसमें ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, जर्नलिज्म के हवाले से एंड ओवरऑल। फैसल ईदी साहब से आज हमने बात की, ब्रिगेडियर रिटायर्ड AS नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महानूर ने हमें एक नगमा सुनाया, और एक और सिंगर हैं जिन्होंने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, हैदर उनका नाम है। और उनकी एंट्री पे सबसे पहले तो उनकी अटायर की तारीफ़ हुई, क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से बड़ा ही खूबसूरत अटायर और बड़ा ही मौजूद कलर्स आज आपने पहने हुए हैं। लेकिन जिस तरह जैसे मैंने बताया कि सिंगर हैं, तो इनका एक वसी और अरीज़ किस्म का सिंगिंग बैकग्राउंड है, जिसमें इन्होंने फ्यूजन के साथ बहुत अरसे, स्ट्रिंग्स के साथ, माय बैड, स्ट्रिंग्स के साथ बहुत अरसे काम किया। और क्योंकि म्यूज़िक के भी जो टेक्निकल जार्गन्स हैं वो आप बता सकते हैं, तो उनके साथ आपकी वाबस्तगी रही है एज अ कीबोर्डिस्ट। और उसके अलावा फिर वो जर्नी वहाँ से कहाँ गई? बस अभी तक चल ही रही है। शुरुआत तो हुई थी कि मैं सिंगर ही था शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता कीबोर्ड बजाना शुरू किया, और मेरे लिए खुशकिस्मती ये थी कि रास्ते बनते गए, अच्छी जगह मिलती गई, अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते गए, फिर फाइनली स्ट्रिंग्स में आया। उसके बाद मैं कहीं जाने का मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत डिफरेंट हैं, तो उनसे मेरी भी तरबियत, जैसे कहते हैं एक सही एज में उनके पास पहुंच गया, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी बड़ी अच्छी तरबियत हुई उनके साथ। म्यूज़िक में भी ग्रो किया, फिर कोक स्टूडियो में काफ़ी अपनी मैं सर्विसेज देता रहा एज ए कीबोर्डिस्ट, एज एन ऑडियो इंजीनियर, और अभी भी मैं काम कर ही रहा हूँ रेगुलर। फैसल कपाड़िया साहब के साथ भी हूँ, उनके हाउस बैंड में, खुद का अच्छा, अपना उस वक्त पर्सनल कीबोर्ड में होते थे तो सिंगिंग ज़्यादा नहीं करते थे? साथ चल रही थी, लेकिन फोकस मेरा मोस्टली ऑडियो इंजीनियरिंग और कीबोर्ड्स की तरफ ही था, म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ था मोस्टली। लेकिन वो चीज़ है कि ये तो एक शौक़ है, वो बढ़ता ही जाता है, शौक है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पूरी दुनिया में ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या ये आर्ट है, ये पूरी दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट है। यूरोप का तो पूरा रेनेसांस जब देखते हैं हम, तो आर्ट ने इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। लोगों के अंदर जो तरबियत हुई है वो आर्ट के ज़रिए हुई है। और जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं बिलखुसूस, और आपने जिस तरह एक ओनरशिप उनके साथ जाहिर की, उनका स्टाइल या वो जो बनाते हैं, जिस तरह सोचते हैं, जो करते हैं, और अभी अलहदा होने के बावजूद भी जो अपने अपने तौर से वो कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बड़ों के लिए हो, वो बहुत क्रिएटिव है और वो हर तरह से फ़ायदेमंद है। हम जैसे लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन है, शुरू से बचपन से ही देख रहे हैं उनको, और खुशकिस्मती ये रही कि साथ काम करने का मौका भी मिला, तो सीखा ही है थ्रू आउट। और आपने भी अपना कोई गाना बनाया है 14 अगस्त के हवाले से? जी बिल्कुल, एक कंपटीशन चल रहा है जैज़ का, नेशनल सॉन्ग कंपटीशन, तो उसमें मैं एक सॉन्ग मैंने बना के दिया था, तो मैं शॉर्टलिस्टेड हुआ टॉप 10 में, टॉप 9 में, और अब देखें उसका फैसला आने वाला है क्या होता है। अभी ये थोड़ी देर में सुनेंगे, अच्छी चीज़ों के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ता है। बहरहाल, हम जब ब्रेक पे जा रहे थे, ज़फ़र भाई आप उस वक्त कुछ कहना चाहते थे, और इतनी सारी डिस्कशन हुई। हमेशा आपको हमने सुना है धुआंधार जब आप बोल रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो मसाइल की बात होती है, और मुझे पता है आज जब मुल्क की बात हो रही है और जेनेरिक बात हो रही है, तो उसमें हमने आपको उन चीज़ों से शायद बहुत नहीं उससे दूर है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब जो बात कर रहे थे कि आज हमें ये नहीं मालूम कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, और हमारे मोहल्लों में कौन लोग रहते हैं, कौन हमारा पड़ोसी है किस हाल में, तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल आज से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे 2 लेटर आपको नज़र आए होंगे, 2 पेपर, जिसमें फैसलाबाद महमूदाबाद का एक बाप ये लिखता है कि मैं पिछले 5 या 10 साल से इस घर में रह रहा था रेंट पे, 14,500 रेंट था, और मैं 1.5 लाख का मखरूज हो गया हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, बीवी मर चुकी है, 2 बेटियों को पाल रहा हूँ, अब मुझ पर कर्ज़ का इतना दबाव है। वो कर्ज़ कितना है? सिर्फ 1.5 लाख रुपये।
और मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और पहले मैं अपनी बेटियों को ज़िबा कर रहा हूँ और फिर खुदकुशी कर ली। देखें, उनकी बात मदर साहब की बिल्कुल सही है। वो जो शख्स खुदकुशी करके गया उसने हराम काम किया, उसने अपनी बेटियों को काटा, उसने कत्ल किया, उसका तो उसको गुनाह मिलेगा, लेकिन उसके मोहल्ले वाले भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचेंगे। अब मोहल्ले वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं टीवी के ऊपर, हम तो उसकी शक्ल से पहचान ही नहीं पाए कि वो इतना परेशान था। तो आपकी वो नज़र कहाँ चली गई? आपके पास ऐसी नज़र क्यों है कि आप किसी का सिर्फ ज़ाहिर देख रहे थे, आपको उसका बातिन क्यों नहीं नज़र आया? आपको क्यों एहसास नहीं हुआ कि ये आपका 10 साल पड़ोसी, 15 साल पड़ोसी आज अपने जिगर... टाइम नहीं है ज़फ़र भाई, अब आप देखें टाइम नहीं तो है, जवाब देना है ना इसका। इसका जवाब तो देना है ना। पड़ोसी अगर भूखा सो जाए तो उसका अजाब मिलेगा ना पड़ोसी को। तो भाई अगर वो पड़ोसी भूख की वजह से उसका घर दिखाया, उसने लिखा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे ईदी सेंटर को मेरा सारा फर्नीचर दे देना, यानी वो पागल नहीं था, उसने सेंसेस में अपने पूरा ये काम किया। लेकिन इसका जिम्मेदार पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा मुल्क है। क्यों हमारे मुल्क के किसी भी एक शख्स ने भूख या कर्जे की वजह से अपनी बच्चियों को ज़िबा करके खुदकुशी कर ली, और खुदकुशी से पहले जो उसने लेटर लिखा उसमें उसकी बेटियों का खून लगा हुआ उन पर्चों पे। तो हमें इस 14 अगस्त पे ये अहद करना है कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा ना सोए, हमारे मोहल्ले में कोई मकरूज़ ना, परेशान हाल है, किसी भी वजह से परेशान है, बच्चों की फ़ीस के लिए परेशान है। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था, मुझे एक बंदे का फ़ोन आया, मैं यहाँ बैठा हुआ था कि मैं अपने बच्चों के कोर्स के लिए आपके ऑफिस के मोहल्ले में पहुँच गया, मुझे ऑफिस नहीं मिल रहा। तो मैंने उसका नंबर अपने ऑफिस के नंबर पर दिया, मैंने कहा इससे लिस्ट ले लो, हम कोर्स मंगवा के इसी घर भिजवा देंगे। 5 बच्चों का कोर्स कितने का आ रहा है? 50,000। आजकल बहुत महंगा आ रहा है जी। मतलब आपको 30 रुपए वाली कॉपी भी उसी स्कूल का स्टिकर लगी हुई लेनी है 300 रुपए की। मतलब माफियाज ने तो बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। स्कूल वाले कहते हैं, अभी पिछले दिनों हमने इस पे प्रोग्राम किया था, उन्होंने कहा कॉपी का स्टैंडर्ड, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, पेपर पीछे से बहुत महंगा टीचर तो अच्छे ला दें। इस वजह से जो है आप 7,000 रुपए तनख्वाह का टीचर दिया हुआ है आपने, 7,000 रुपीज का टीचर बच्चे को पढ़ाएगा क्या? बच्चे की फीस आप ले रही हैं 18,000 रुपए। अच्छा, ये 18,000 तो मैं लोकल स्कूलों की बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे वो बात नहीं कर रहा स्टैंडर्ड जिसमें। और स्कूल खुलते ही, खैर हमने ये पिछले दिनों ही प्रोग्राम किया है, स्कूल खुलते ही जिस तरह फी और बाकी तमाम चीजें, अस्पताल, स्कूल, बेहतरीन बिजनेस। पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है? 2 चीजें बता दें आप। चलें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सिर्फ एक चीज़ है, हम अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करा दें, तालीमी मेयार सेम हो। वजीर आला का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेगा उसी में एक चपड़ासी का बच्चा पढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आला का बच्चा मैट्रिक करके खड़ा हुआ है, दूसरे मैट्रिक वाले बच्चों को अपने सोफे पे नहीं बैठने देगा। तो तुम्हारे बच्चे ने ऐसा मैट्रिक कहाँ से किया? जन्नत से करके आया है, किधर से करके आया है? और ये क्यों नहीं कर पाया वैसा मैट्रिक? वो बच्चा जो आम स्कूल से मैट्रिक करके आया, वो इंग्लिश में लेटर ड्राफ्ट करना तो बहुत दूर की बात, वो जो तीसरी क्लास में लेटर लिखवाया जाता है वो नहीं लिख सकता। मैं प्राइवेट इंग्लिश स्कूल की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं सरकारी में लेके ही नहीं गया आपको, आप तो भाग जाएंगी। मैं अभी हमने गवर्नमेंट से 2 सरकारी स्कूल लिए, उसको हम बना रहे हैं ओ लेवल्स का, और फ्री पर बच्चे की जो 14,000 रुपए कॉस्ट आ रही है हम बेयर करेंगे। तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया? हम स्विमिंग पूल बना रहे हैं, रोबोटिक लैब बना रहे हैं, आईटी लैब बना रहे हैं, आईटी सिटी भी तो बनाई। आज आईटी सिटी का इफ्तिताह हो रहा है। अभी हमने सिर्फ एक आईटी सिटी बनाया है फ्री, जो 1 लाख रुपए के कोर्सेज थे ई कॉमर्स की फ्री, पहली जो टोटल एप्लीकेशन आईटी के कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स के कोर्सेज हैं सारे, जिसके अंदर आप घर बैठे करें, आप खातून हैं, मर्द हैं, औरत हैं, बूढ़ा, $300-400 कमाएं, किसी गलत रास्ते की तरफ ना जाएं। 70,000 स्नैचिंग के केस रिपोर्ट हो रहे हैं कराची में 1.5 महीने में। ये छोटी बात नहीं है। अब नहीं सोच रहे हुक्मरान, उनकी मर्जी है, ये जा रहा है कारवान तबाही की तरफ। जब आप सुनेंगे हाँ जी आज एक मार्ट लुट गया और 500 लोग आए थे, सिर्फ आटा और दाल ले गए, उस दिन आप जागेंगे क्या? हालात पहुंच चुके हैं वहां पर। अब मसला ये है, कैटेगरी डिफरेंस इतना ज्यादा है, एक अमीर आदमी और मिडिल क्लास तो फकीर है, क्योंकि उसके घर में फाका होता है, एक वक्त का खाना वो छोड़ चुका है। गए वो जमाने जब अफ्तारियां बनती थी घरों में, कहाँ है बकरीद पे जानवर क्यों नहीं आए लोगों के घरों में इस बार? क्या जानवर कम आए थे? नहीं, जानवर पहली दफा कराची मंडी से वापस गए। ऐसा कराची की तारीख में कभी नहीं हुआ था कि बकरीद के तीसरे दिन तक मंडी एज इट इज खड़ी रही। पहले दिन जानवर खत्म हो जाते थे, सब वापस गए। क्यों? लोगों की जेबें खाली हो चुकी हैं, लोग माशी तौर पे बदहाल हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन ये कि बस यही है करें आज के दिन 14 अगस्त को कि अपने लोगों का ख्याल रखेंगे। आज हमारे आईटी सिटी का इफ्तिताह है, डीजी रेंजर्स और वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, तंजीला साहिबा आईटी मिनिस्टर और दीगर मेहमान डीसी सेंट्रल तासली सब मिलकर इफ्तिताह कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी एक मैसेज है। देखें, एक इतना सा एक छोटी सी एनजीओ आईटी सिटी बना रही है, कितने फॉर्म आए होंगे? 3 लाख फॉर्म। 3 लाख फॉर्म आए। 3 लाख फॉर्म सिर्फ लिबर्ट ने दिए, 1,28,000 फॉर्म। फिर हमारे जितने डायलिसिस सेंटर हैं, जितने आईटी सेंटर हैं, जितने यतीम खाने हैं, ओल्ड एज होम, एम्बुलेंसेज के पॉइंट, दस्तरखान, हर जगह अलग आए। तो बात सिर्फ ये रियासत जरा सा गौर कर ले कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। जब जाहिर है ये एनजीओज ये काम कर सकती हैं तो रियासत के लिए ये तमाम चीज़ें डूएबल हैं। वक्त हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है आप सबके साथ। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी राय से, अपनी बातों से जो एनलाइटनमेंट है, मैं ये कहती हूँ कि उसका हमें मौका मिलता है, एक दूसरे से बात करने में पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए। हालात तो गो के जबकि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम ऐसे मनाए जाएंगे जिसमें लगेगा कि सब बिल्कुल ज़बरदस्त है,
अल्लाह करे कि वो दिन भी आ जाए जब सब बिल्कुल ज़बरदस्त एक्चुअल इन एक्चुअल सेंस हो जाए। लेकिन इस वक्त हमें काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हकीकत और सच्चाई है उसको सामने खुली आंखों से देखने की ज़रूरत है, एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है और रिजॉल्व की ज़रूरत है। विद दैट आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। गाना हम आपसे ज़रूर सुनेंगे जो आपने बनाया है, और जाते जाते एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।